बस कोई देख नहीं रहेगा क्या ठीक हो जाता है। वो कर दो फोकस। हाँ कर दिया। नहीं है इसमें देख चलेगा। रिपोर्टिंग से पढ़ना ना हम लोग। लिखना मैम कुछ ऐसे करना हाथ बस है फोकस। रिपोर्टिंग। चलो अब रिपोर्टिंग के अंदर क्या था कि हमने अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी है, राइट, जो भी चीज़ें आपने अब तक ईडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू आपने बाहर पैसा लगाया है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या तो ओपीआई या तो ओआई या तो एफसी, ये सब में से जो भी ये सारे नाम आ रहे हैं ना दिमाग में कि क्या चीज़ क्या है, तो अगर आपने इसमें से कुछ भी किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट किसको करोगे? ईडी कैटेगरी 1 बैंक को, ठीक है। कैसे रिपोर्ट करोगे? आरबीआई ने फॉर्मेट बता रखा है, उस फॉर्मेट के तहत आप रिपोर्ट करोगे। यहाँ पर ईडी कैटेगरी 1 बैंक को लगता है कि इस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए तो वो आगे तुम्हारा फॉर्मेट फॉरवर्ड कर देगी, नहीं तो बात खत्म कर देगी। तो यहाँ पर आरबीआई का रेफरेंस सिर्फ ये है कि आरबीआई के दिए हुए फॉर्मेट में तुम्हें रिपोर्ट करना है टू द ईडी कैटेगरी 1 बैंक। बड़े 1 भी नहीं, ईडी कैटेगरी 1, ठीक है। अब इधर उसके अलावा मैंने क्या बोला है कि जो भी रिपोर्टिंग्स आप करोगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर थ्रू, यही सब सेम बात। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड ओडीआई और मेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट और अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी शैल रिपोर्ट द फॉलोइंग। अगर कोई इंसान बाहर से डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी अब उन्हें लेकर आ रहा है, प्रोसीड्स इंडिया में लेकर आएगा, राइट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तब भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसे इंडिया में लाना है ना। इंडिया कैन नॉट लीव इट्स करेंसी आउटसाइड, वो कोई भी तरीके से बाहर पैसे प्रोसीड्स बाहर नहीं रहने सकते, करेक्ट। तो बोला इंडिया में पैसे लेकर आओ, कैसे? फाइनेंशियल कमिटमेंट जो भी आपने करी है टुवर्ड्स दी फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट और नॉट। पहला ये बताओ कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको करनी है वो एज पर द लिमिट है या नहीं, या एज पर द क्राइटेरिया है या नहीं, फर्स्ट दैट पॉइंट। सेकेंड, डिसइन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसके प्रोसीड्स को 30 दिन के अंदर अंदर इंडिया लेकर आना है। थर्डली, रिस्ट्रक्चरिंग अगर कर रखी है, रिस्ट्रक्चरिंग कल हम देख रहे थे, क्या थी रिस्ट्रक्चरिंग? तो अगर आपको अगर पिछले 2 साल से ड्यूली कंप्लाइड विद द लॉज के लॉस है तो फिर आप उनको अलाउ करेंगे कर लो रिस्ट्रक्चरिंग। अगर लॉस हो जाएगा जो भी तो तुम्हें यहाँ पर अगेन वो सब कुछ आएगा, प्रोसीड्स है, रिपोर्ट करना है। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तभी भी तुम्हें कितने दिन में रिपोर्ट करना है? 30 डेज में, राइट। तो पहला डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी 30 दिन में रिपोर्ट करना है, वहाँ पर 30 लिख लो, कहाँ कहाँ 30 है। अगर तुम्हारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तब भी 30 है, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पर भी 30 है, राइट। कहीं पर भी डाउट? नेक्स्ट तुम्हारा पर्सन रेजिडेंट इंडिया अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल मेकिंग एन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इंसान इंडिया का रेजिडेंट है पर इंडिविजुअल नहीं है, तो मतलब कोई एंटिटी भी हो सकती है, एचयूएफ, यूपीवीआई, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल मेकिंग एन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच कैन ऑल्सो रेफर टू अपना पिछला वाला पेज जहाँ पर ट्रस्ट सोसाइटीज थी, राइट। तो अगर वो लोग बाहर ओपीआई कर रहे हैं और ट्रांसफरिंग दी ओपीआई such OPI by way of sale shall report to such investment or transfer of investment within 60 days from the end of the half year in which such investment or transfer is made is made as of September or March है। इसका मतलब क्या होगा? आपका जो रिपोर्टिंग है ना वो पूरे साल के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, 6 मंथ्स के अंदर। अगर आपने पहले 6 मंथ्स में कुछ भी काम किया है तो आप सितंबर के एंड तक बता दो, अगर आपने दूसरे वाले 6 मंथ्स में कुछ भी काम किया है तो मार्च के एंड तक बता दो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल को क्या बोला कि आप जो भी यहाँ पर ओपीआई कर रहे हैं वो ओपीआई लेना खरीदना ये सब तो ठीक है, उसके साथ साथ उस ओपीआई को अगर ट्रांसफर किया, आगे सेल किया, राइट, उससे भी तो पैसे मिलेंगे ना। तो आपने खरीदने से लेकर सेल करने तक उसके प्रोसीड्स आने तक, प्रोसीड्स मतलब जो आपने पैसा उस चीज़ से कमाया है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये सब चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है। कितने टाइम में रिपोर्ट करनी है? हाफ ईयरली रिपोर्ट करनी है, विद इन द हाउ मेनी डेज? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ओपीआई बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट under employee stock option, employee stock ownership plan,
or employees benefit scheme, the reporting shall be done by the office in India or branch of an overseas entity or by a subsidiary in India and overseas entity or the entity as direct or indirect holding equity whether resident or non लगा इतना सब लिखता है। कुछ समझ आ रहा है इसके अंदर? कोशिश करो, एक अटेम्प्ट तो करो। उसकी कोई सब्सिडरी वगैरह हो गुड, हाँ तो हमें रिपोर्ट करना है अपने इंडिया को भी, इंडिया वाली ऑफिस इन इंडिया नहीं, इंडिया वाली जो ऑफिस है हमारी कंपनी है वो रिपोर्ट करेगी शायद। किसको? नहीं ये नहीं लिखा हुआ। तूने 60% ठीक ही बोला था। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसको दो चीज़, या तो वो ESOP से या तो वो EBS एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम ऐसा लिखा ना, तो अगर EBS के तहत शेयर्स मिलते हैं, ESOPs में भी स्टॉक्स मिलते हैं, EBS में भी स्टॉक्स मिलते हैं, आपको इन दोनों स्कीम के तहत शेयर्स मिले हैं, विच मीन्स आप काम करते होगे तो ही मिले ना, कोई रैंडम बंदे को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन तो मिलता नहीं है। तो अगर आपको इस स्कीम के तहत मिले हैं, कैसे मिले हैं? ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, बाहर की एंटिटी के आपको ESOPs मिले हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब उन्होंने क्या कहा कि इफ़ यू आर अ पर्सन हियर, अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया हो तो ही हम इसके अंदर ODI कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? अगर आप बाहर ही होते तो ODI तो होता ही नहीं, आपको यहाँ रहकर बाहर के शेयर्स मिलते हैं तो आपका इनडायरेक्टली ODI ही हो जाता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इवन इफ बाय वे ऑफ ESOPs। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहाँ पर रह रहे हो, आपको ESOPs मिले इस फॉरेन कंपनी के, तो आप यहाँ पर रह रहे हो तो यहाँ पर काम भी कर रहे हो। अज्यूमिंग इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ फॉरेन कंपनी के हिसाब से आपको ESOPs मिलते हैं और आप लेकिन रहते यहाँ पर हुआ, तो आप यहाँ पर कहीं पर काम तो करते होगे ना। तो इस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी, कोई ऐसे दूसरा ऑफिस, ऐसे सब लिखे हो ना नाम उन्होंने, कोई दूसरा ऑफिस, ये सब होगा, राइट? बढ़िया। तो अब इन्होंने क्या कहा, ये जो ब्रांच ऑफिस सब्सिडरी है ना ऑफ दिस फॉरेन कंपनी, जिस फॉरेन कंपनी के आपको शेयर्स मिले हैं, ये आएगा रिपोर्टिंग करने, ठीक है, इसको रिपोर्टिंग करनी है। कुछ समझ आया? यही बोला था इसने। मैं मान भी लेती, मेरी गलती हो। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल ESOPs या EBS उसके पास आ रहे हैं, ठीक है, गेट्स ESOPs और EBS ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी का यहाँ पर ब्रांच है, तो आपको इस फॉरेन कंपनी को बोला कि आप रिपोर्ट करोगे। मैं वही कहता हूँ, मेरा 60-70% ठीक था, बीच में कहीं पर घूम गई थी। यहाँ तक नहीं, बट स्टिल वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा है ये बना लेने का है चित्रकारी सारी किताब में साथ साथ, बाद में नहीं याद रहता इसमें। ये मेरे इसमें तो थर्ड क्लास पैराग्राफ पे तुम्हारा नहीं। भैया नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? एनी एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन सिक्योरिटी थ्रू कन्वर्जन ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स शैल बी ड्यूली, ये भी रिपोर्ट करना होगा कितने दिन में? हाँ बस कुछ नहीं, एज में भी एप्लीकेबल। अगर आपने बाहरी पैसा कमा के बाहर इन्वेस्ट कर दिया
तो आप इंडिया से तो उसको लेकर नहीं गए ना, फिर भी वो ओडीआई या ओपीआई या एज द केस में भी माना जाएगा, राइट। एज द केस में भी क्यों बोला, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, उससे ट्रेडिंग के लिए शेयर्स ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स ले सकते हो, लोन वाला दे सकते हो उनको, इसी बीच टाइप का कुछ हो सकता है, आप वहाँ पर वो फंड गारंटी दे सकते हो, नॉन फंड वाला कुछ। तो एज द केस में उन्होंने जो भी बोला, आपने जो भी किया वो मान लिया जाएगा, अगर आपने बाहर कमा के बाहर इन्वेस्ट कर दिया तब भी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हाँ यहाँ तक, अच्छा APR एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपने पूरे साल में क्या क्या काम किया, कितना काम किया, ये सब कुछ भी ड्यूली फाइल होता है। कब तक में फाइल होता है, फटाफट देखो, तारीख तो होगी कोई, साल में एक बार तो होता है नहीं है, चलो शाबाश, फिर तो और अच्छा है मेरे ना, हाँ बस ठीक है। फिर APR एवरी ईयर फाइल होगा, बढ़िया। डिलेज इन रिपोर्टिंग, अगर आप डिले करते हो तो लेट सबमिशन फीस लग रही है थ्रू डेजिग्नेटेड एग्रीमेंट बैंक, हाँ ऐसे हर चीज़ में जेल में डाल देंगे तो लेट सबमिशन फीस करिए। और दूसरी बात कि जब तक आपने लेट सबमिशन फीस ठीक नहीं किया, आपने डिले साल रिपोर्टिंग का सब कुछ ठीक नहीं किया, तब तक आप और कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट और कोई ODI और कोई OPI नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई डाउट, पक्की बात है। नेक्स्ट यू हैव रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिशंस कहाँ पर, कि हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, राइट। तो जब हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आने नहीं देते, तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ से ही मना कर दिया कि तुम भी मत करो बाहर जाके, फिर हमारा भी वो रह नहीं जाता कि हम कैसे मना करें लोगों को, बस ऐसे ही मान के चलो, तुम भी नहीं करोगे और वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो तुम क्या नहीं करोगे, ये 3 पॉइंट्स तो मेन, रियल एस्टेट एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे उनकी, गैम्बलिंग यानी फॉर्म नहीं करोगे, और डीलिंग विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू द इंडियन रुपी विदाउट स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। बाहर जाकर अगर इंडियन रुपीज़ में ही काम करना है तो फिर इंडिया में ही रह लो। इसी बीच में भी तो हमने यही बोला था, याद आ रहा है, कि आप बाहर जा रहे हो अगर तो फिर फॉरेन करेंसी में डील करो, बाहर जाके इंडियन रुपीज़ में आप डील करोगे तो फिर फायदा क्या बाहर जाने का, ठीक है। तो 3 चीज़ नहीं करना, रेरा वाली एक्टिविटीज़, रियल एस्टेट वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी, उसके अलावा गैम्बलिंग नहीं करनी और इंडियन रुपीज़ में डीलिंग नहीं करनी। बढ़िया, यहाँ तक उन्होंने फिर नेक्स्ट बोला, इस एक्सप्लेनेशन जाए तो नेक्स्ट एनी ODI एनी स्टार्टअप्स। अब हमने क्या बोला, आप ODI कर रहे हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप ODI कर रहे हो किसी स्टार्टअप में कर रहे हो, ठीक है। अब स्टार्टअप में करना रिस्की है, रिस्की है, अगर वो स्टार्टअप डूब गया तो तुम्हारे पैसे गए, ठीक है। तुम जब तक सिर्फ तुम्हारे पैसे जा रहे हो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो और लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे फिर बैंकिंग सिस्टम भी हिल जाएगा, कोई लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, वो NPA तुम बन जाओगे, बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो लोन लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खुद के पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हो। आया समझ, बस इस चीज़ के बारे में पढ़ लो एक बार। ODI स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री और होस्ट जुरिसडिक्शन। इसका क्या मतलब, वो इंडिया में हम स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि ये चीज़ इतने सालों तक स्टार्टअप कहलाएगी, कोई न्यू कंपनी है, न्यू सिस्टम लेकर आई है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आई है और वो 10 साल तक आई थिंक स्टार्टअप कहलाई जाती है, कुछ 5 साल तक कहलाई जाती है। तो हम ये चीज़ें स्टार्टअप्स की डेफिनेशन हमने खुद बनाई है अपनी, तो बाहर भी उनकी एक स्टार्टअप की डेफिनेशन होगी। गेटिंग द पॉइंट। तो स्टार्टअप क्या होता है, वो उनकी कंट्री के लॉज के हिसाब से स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है आपने, और उस स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करो, शैल बी मेड बाय एन इंडियन एंटिटी ओनली फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स। इंटरनल अक्रूवल्स आपने खुद जो कमाया है, इंटरनल अक्रूवल्स इज नथिंग बट प्रॉफिट, ठीक है, खुद के प्रॉफिट से, वेदर फ्रॉम इंडियन एंटिटी और ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज इन इंडिया, खुद से या तो आजू बाजू अपनी सारी कंपनीज को मिला लोगे, पर खुद के ही प्रॉफिट्स फ्रॉम ओन फंड्स, ठीक है। एंटिटी कर रही है तो इंटरनल प्रॉफिट्स, अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो ओन की इनकम से, ओन फंड्स। यहाँ तक ठीक है, दोनों के बारे में लिखा है यहाँ पर, ऐसा मना नहीं किया कि सिर्फ एंटिटी कर सकती है, इंडिविजुअल कर सकता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा, इट मे बी नोटेड दैट सच रेस्ट्रिक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू, किसको किसको नहीं अप्लाई हो रहा है, बस नाम देख लो, बैंकिंग कंपनी को नहीं हो रहा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को नहीं हो रहा, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कंपनी को नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनके अलग रेस्ट्रिक्शंस है ना। बैंकिंग के देखे थे हमने, बैंक वाला बंदा बाहर ही बैंक में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, यहाँ पे बैंक नहीं है तो बाहर बैंक में नहीं हो सकता, NBFC में हो सकता है। इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस में कर सकता है, पर इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस वाला बाहर की जनरल और हेल्थ में कर सकता है। कुछ कुछ हल्का फुल्का ऐसा ही कुछ खेल रहे थे ना कल, पक्की बात है यहाँ तक, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने बोला अब रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अब आपने एक्विजिशंस करने के टाइम पर हमने आपको बोला कि भाई ये रूल है, ये रेगुलेशन है, सिमिलरली ट्रांसफर के टाइम पर भी बोलेंगे।
आपने कोई प्रॉपर्टी अपने पैसों से अगर कमाई है और खरीदी है, ठीक है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हम मना नहीं कर सकते, तुम्हारी ओनरशिप है ना उस पर, करो, कितना ही मना कर लेगा कोई बंदा। पर इसलिए ही आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रखे हैं कि प्रोसीड्स है तो इतने टाइम तक। दूसरी बात, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप बेच किसको रहे हो। अगर आप इंडिया में किसी को बेच रहे हो, क्या पता उसका ओडीआई करने का है ही नहीं रूल्स, मतलब ही इज़ नॉट अलाउड टू। कोई बाहर किसी को बेच रहे हो तो कोई उस बंदे के पास है जहाँ पर अलाउ नहीं होता। सो एनीथिंग एट ऑल। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि एक्विजिशन आपने किया, अब ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ों में क्या क्या रूल्स मतलब अट्रैक्ट होंगे। गेटिंग द पॉइंट। पहला उन्होंने क्या बोला हुआ है, अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, तो एवरी person resident in India shall not acquire or transfer any immovable property situated outside India without general or special permission of the RBI। तो अगर आप बाहर ODI कर रहे हो, बाहर की वो बेच रहे हैं ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमें आरबीआई से परमिशन मिली मतलब ऑटोमेटिक से नहीं जा सकते बेचने के लिए। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ये वैसा है ना वहाँ पर कि तुमने इन्वेस्ट किया, अब तुम बेच रहे हो, किस हिसाब से बेच रहे हो, क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये वो वाला है ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं फेमा के अंदर। तो उसमें पता है अप्रूवल्स थे बहुत सारे, करंट अकाउंट में थे, कैपिटल अकाउंट में थे। तो ये वन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस है। आप बाहर एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो द कंट्री हियर, आर कंट्री इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि तुम बेचोगे तो अप्रूवल क्यों लेना है, फिर तुम कितने में बेच रहे हो, हमारे यहाँ पर वो प्रोसीड्स आ जाने चाहिए वापस कि भाई वहाँ पर ही तुमने पाप कर दिए, वो भी अलाउड नहीं है। तो सर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, जो भी अक्वायर या ट्रांसफर, दोनों चीज़ खरीदना और बेचना दोनों का बोला है, ठीक है। अक्वायर और ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बिना आरबीआई के जनरल या स्पेशल परमिशन की, ठीक है, जनरल या स्पेशल परमिशन के। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड, मतलब इसमें ये तीन में इन्वेस्ट करना, खरीदना, बेचने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। These three do not have any restrictions। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, मतलब कौन से लोग हैं, held by person resident in India who is a national of a foreign state। लाइक बंदा इंडिया में रह रहा है पर बाहर का बंदा है, तो वो जो मर्जी करे। हाँ, फॉरेन नेशनल बंदा है, इंडिया में रेसिडेंट है सिर्फ इस वक्त के लिए, तो वो जो मर्जी करे। गेटिंग द पॉइंट। आरबीआई कौन होती है इसको रोकने वाली, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसने बोला, acquired by person resident in India on or before 8th day of July 1947 and continued to be held by such person with the permission of the RBI। 8 जुलाई 1947 ये पार्टीशन और हमारे आज़ाद होने के पहले की हम बातें कर रहे हैं, जहाँ पर हमने बोल दिया था कि अच्छा हाँ अभी ब्रिटिशर्स चले गए हैं हमारे यहाँ से फलाना ढिंगा। तो अब ये सारी चीज़ों में पहले तो सब कुछ ब्रिटिश एक्वायर था, इंडिया का खुद के फॉरेन लॉज ऐसा है वैसा है, ऐसा तो था ही नहीं। तो अगर आपने उस टाइम पर कोई बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और आज भी आप ही एक्वायर कर रहे हो उसको, मतलब किसी को बेची हुई नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं कर रखी है, अगर आज भी आप ही एक्वायर कर रहे हो विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, तब आपने परमिशन ले ली थी कि मैंने प्रॉपर्टी बाहर ले रखी है, क्या मैं इसको होल्ड करके रखूँ कि बेचनी पड़ेगी, तब आरबीआई ने बोला हाँ होल्ड करके रखो। तो उस टाइम वाली प्रॉपर्टी के लिए भी कोई परमिशन जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ठीक पक्की बात है। उसके बाद सी अक्वायर्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 साल। लीज है ना, छोटी मोटी लीज, 5 साल की लीज है, और इसे तो आपने अक्वायर या कोई बहुत बड़ा कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं किया है, आपने लीज पर प्रॉपर्टी ली है। तो इन ऑल ऑफ दोज केसेस ऑल्सो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मेन परमिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में परमिशन की जरूरत है, कब नहीं है, 3 केसेस में नहीं है। पहला वो 8 जुलाई 1947 से पहली वाली प्रॉपर्टी, 5 साल की लीज वाली प्रॉपर्टी, और फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या था इसके अंदर, फॉरेन नेशनल को भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोला कि जो भी बंदा है यहाँ पर वो कोई भी रेजिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ 3 चीज, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, परचेज। इनहेरिटेंस, गिफ्ट, परचेज फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया का बंदा इंडिया के ही बंदे से गिफ्ट, इनहेरिटेंस, परचेज ले रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर द फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस। अगर पहले वाले बंदे ने फेमा के प्रोविजंस फॉलो किए होंगे तो राइट, यहाँ का बंदा यहाँ के बंदे से ही गिफ्ट, इनहेरिटेंस, परचेज कर रहा है, प्रोवाइडेड द फर्स्ट पर्सन हैड फॉलोड फेमा प्रोविजंस। बढ़िया, तो अलाउड है। अब लेकिन फर्दर अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया में अगर लेना है, इंडिया के ही बंदे से लेना है, गिफ्ट, परचेज, इनहेरिटेंस है, फेमा प्रोविजंस एप्लीकेबल है, बात खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आरबीआई को दोबारा पूछने की जरूरत है भी नहीं, उसने पहले ही पूछ लिया होगा ना। अब लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का बंदा है, बाहर के बंदे से प्रॉपर्टी ले रहा है, बाहर के जो बंदे से प्रॉपर्टी ले रहा है वो कैसे ले रहा है, ये वर्ड्स ही बताया। इनहेरिटेंस, परचेज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट, ठीक है। आरएफसी अकाउंट में जो फंड्स होते हैं आपके, उससे आप कर रहे हो। आरएफसी का फुल फॉर्म क्या था, आरएफसी का करना मुझे तो तुक्का मत लगा। मैं इसे चला रही हूँ। उसका जेन्युइन वो बेचारी पंखे से परेशान होती है और कुछ नहीं। तो ये खेलता है इसलिए। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, क्या बात है, इतना सही तुक्का कैसे लगा सकते हैं, तुक्का था क्या, सी से करेंसी लगा लो, ऐसे हो रहा है। हाँ ठीक है। अरे यार दूसरी बात सैटरडे तो आ गया। चुप है, पहले पढ़ाई कर लो फिर देखते हैं, पहले पढ़ाई कर लो, ये सब चीज़ 6 बजे की बात करना। पढ़ाई करो, मैं सुनने लेके सैटरडे को भी आ रहे मैम मेमोरी जा रही है, ऐसे बोल दो मेमोरी जा रही है। 6 बजे के बाद बात करेंगे, ये वाली क्लास नहीं डिस्टर्ब करनी। ठीक है 6 बजे का, ठीक है। चलो ठीक है। बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, परचेज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट, ठीक है। थर्ड, बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ द रेमिटेंस सेंट अंडर एलआरएस, एलआरएस स्कीम के तहत आपने बाहर पैसा भेजा है, खरीदा है, चलेगा। जॉइंटली विद रिलेटिव विद रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर आपका कोई बंदा है रिलेटिव, उसके साथ मिलके आपने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी हो, ठीक है। आउट ऑफ द इनकम और सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स अदर देन ओडीआई एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ, वो वाला हमने देखा था ना, एक्सपोर्ट कैपिटलाइजेशन, एक वर्ड लिखा था हमने पहले, ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि आपने बाहर कुछ सेल सुल किया है यहाँ वहाँ और उससे आपने चीज़ खरीदी है, बट वो चीज़ अगर ओडीआई है तो वो अलग बात हो गई, राइट। एक्सपोर्ट हो सकता है, ओडीआई नहीं हो सकती। यहाँ तक कोई डाउट है अब तक, पक्का कुछ हुआ ना? A person resident in India who has acquired any immovable property outside India in accordance with the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition में, अब ऊपर तक हमने सिर्फ acquire की बात करी तो हल्का फुल्का बोला था कि साथ में acquire किया और साथ में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ सिर्फ ट्रांसफर की बात हो रही है। जिस भी बंदे ने एज पर द प्रोविजंस प्रॉपर्टी अक्वायर की थी, अब वो अगर बेचना चाहता है तो एट द टाइम ऑफ सच एक्विजिशन में ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एलिजिबल टू अक्वायर, है ना। देखो यही सेम पॉइंट ऊपर भी था कि हम एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से, एक बंदा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दूसरे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से प्रॉपर्टी खरीद रहा है बाय वे ऑफ, या तो खरीद रहा है या तो गिफ्ट या तो इनहेरिटेंस, ये चीज देखी थी। अब उसी चीज का उल्टा बोल दिया उन्होंने कि आप इंडिया में किसी की प्रॉपर्टी दे रहे हो प्रोवाइडेड सामने वाला बंदा एलिजिबल हो। गेटिंग द पॉइंट? अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप खुद एलिजिबल हो, अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो बंदा एलिजिबल होना चाहिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक? कोई डाउट? नेक्स्ट, क्रिएट अ चार्ज और सच प्रॉपर्टी, उसको गिरवी रख के लोन ले लिया, बस इतनी सी बात है यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम? फिफ्थ पॉइंट, द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर thereof in any manner shall not be permitted if the initial investment in the immovable property was not permitted under the Foreign Exchange Management Act। मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट परचेज के टाइम ही एलिजिबल था तो ट्रांसफर भी कर नहीं सकता। बढ़िया, ट्रांसफर भी नहीं, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, है ना। ट्रांसफर तो चलो दूर की बात, तो अगर आपने अक्वायर करा था गलत पैसों से तो होल्ड भी नहीं कर सकते। यहाँ तक इस चैप्टर में कहीं पर कोई दुख तकलीफ सबकी बात